आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। रेनफोर्स का हिंदी होता है परवली। सीमेंट तो जानते हैं हम लोग, जो बाजारों में सीमेंट मिलता है वो। कंक्रीट जो मिक्सचर ऑफ जो एग्रीगेट सैंड एंड वाटर विद सीमेंट, उसको कंक्रीट बोलते हैं हम लोग। ठीक, इसी को रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, is a composite material in which concrete and steel are used together so that the advantage of both materials are utilized effectively। मतलब कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ऐसा कंक्रीट है जिसमें स्टील और कंक्रीट को एक साथ हम उपयोग करते हैं, जिससे दोनों का प्रभावी ढंग, उसके जो गुणवत्ता है, उसको हम इस्तेमाल कर सके। दोनों का अलग अलग विशेषताएं होती है कि कंक्रीट का क्या विशेषता है और सिम और स्टील का क्या विशेषता है। तो आगे चलते हैं। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, whereas स्टील इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। जो कंक्रीट होता है, जब उसको हम उस पर दबाव डालते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग उसमें होता है, लेकिन जब उसको हम खींचते हैं, टेंशन लोड देते हैं उस पे, तो वो उसमें वीक होता है, उसमें वो क्रैक डेवलप कर जाता है। लेकिन स्टील जो होता है, उसको हम जब टेंशन लोड देते हैं तो वो उसमें बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर स्टील बार आर एम्बेडेड इन कंक्रीट टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील बार की छड़ों को तनाव का प्रतिरोध, टेंशन को रोकने के लिए कंक्रीट में स्टील बार को दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ आरसीसी। क्या एडवांटेज होता है आरसीसी का? फर्स्ट, हाई कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस। बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उसको संपीड़न कर सकते हैं और उसको खींच सकते, तन्यता ला सकते हैं। तन्यता शक्ति में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका लोड को को क्या कर सकते हैं, अच्छा से कंप्रेस भी कर सकते हैं और उसको खींच भी सकते हैं। दोनों चीज में वो आरसीसी का फायदा होता है। ड्यूरेबल एंड फायर रेसिस्टेंट, टिकाऊ होता है और आग प्रतिरोधी होता है। इकोनॉमिकल फॉर कंस्ट्रक्शन, हम लोग जब निर्माण करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से निर्माण कर सकते हैं। एक एक इकोनॉमिकल का हिंदी होता है किफायती, मतलब किफायती ढंग से हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, मतलब किसी भी आकार में हम उसको ढाल सकते हैं। कोई सर्कुलर बीम बनाता है, कोई रेक्टेंगुलर बीम बनाता है, कोई कोई स्क्वायर बीम बनाता है, तो हम किसी भी आकार में उसे ढाल सकते हैं। अगला है गुड बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट के बीच में अच्छा बॉन्ड होता है, इस कारण हम आरसीसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एडवांटेज ऑफ आरसीसी लिखें, तो ये सब आप लिख लीजिएगा उसमें। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। आगे चलते हैं। यूजेज ऑफ स्टील, यूजेज ऑफ स्टील एज ए रिइंफोर्सिंग मटेरियल, कि हम लोग इस्पात का कैसा उपयोग करें, रिइंफोर्सिंग में डालने के लिए इस्पात का यूज कैसा होता है। आगे, फर्स्ट, टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब तनाव का विरोध करने के लिए, तनाव को रोकने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेस को कम करने के लिए हम स्टील का उपयोग करते हैं। दूसरा, टू इम्प्रूव डक्टिलिटी, लचीलापन सुधारने के लिए, लचीलापन ज्यादा हो, डक्टिलिटी ज्यादा हो, उसको सुधारने के लिए हम स्टील का उपयोग करते हैं। टू इंक्रीज लोड कैरिंग कैपेसिटी, भार क्षमता को बढ़ाने के लिए, भार को हम बढ़ाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं कंक्रीट में। टू कंट्रोल क्रैकिंग, कि दरारों को नियंत्रित करने के लिए, हम दरार कहीं आ गया
तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे कि कितने प्रकार के ग्रेड कौन कौन से कंक्रीट के होते हैं। कंक्रीट ग्रेड आर रिप्रेजेंटेड एज M15, M20, M25। तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M15, M20, M25। ये सब याद करने वाला चीज है, थ्योरी पेपर में आता है, थ्योरी पेपर में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। M20 मीन्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल, जहां M मेगापास्कल है। ठीक, हम M20 का मतलब क्या होता है? M20 का मतलब होता है कि अगर उस तरह का कंक्रीट हम ले रहे हैं तो उस पर 20 मेगापास्कल का हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो उस लोड को सहन कर पा रहा है आफ्टर 28 डेज। 28 दिनों के बाद हम लोग जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं सीटीएम मशीन पे, तो वहां पर हम जाकर क्या करते हैं, एक हम मोल्ड बनाते हैं जिसमें हम कंक्रीट को भरते हैं, फिर उसको हम क्यूरिंग करते हैं, पानी में डाल के कुछ दिनों तक रख देते हैं, फिर निकालते हैं उसको, फिर उसको जाके सीटीएम मशीन में 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन पे चेक करते हैं कि उसका कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकला। ठीक, वही जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल होगा आफ्टर 28 डेज, वही M20 का माना जाएगा। ठीक, कॉमन कंक्रीट ग्रेड कौन कौन सा है? ठीक, आगे चलते हैं हम लोग कि कॉमन कंक्रीट ग्रेड कौन कौन सा है। फर्स्ट होता है M15, जो हम बताएं प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो गया, कि हम सिंपल सीमेंट दे दिए और एग्रीगेट डाल दिए, उसके बाद उसमें सैंड डाल के उसको पेस्ट बनाकर पानी डाल के उससे एक हम मोल्ड बना लिए, और मोल्ड से डाल के उसका सीटीएम मशीन में चेक किया तो M15 मेगा पास्कल उसका स्ट्रेंथ आया, तो उसको हम M15 बोलेंगे। M20 बोलेंगे मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी। M25 एंड अबव को यूज एंड इन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम लोग हाईवे बना रहे हैं, तो वहां पर हम लोग कौन सा यूज करेंगे? M25 एंड उससे भी ज्यादा एबव वाला कंक्रीट को। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्टील के पे। स्टील कितने प्रकार के होते हैं, ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है? तो ग्रेड ऑफ स्टील में फर्स्ट होता है M250 माइल्ड स्टील जिसको बोलते हैं, M450 HYSD बार बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक, थर्ड होता है M500 हाई स्ट्रेंथ बार। ठीक, ये तीनों ग्रेड ऑफ स्टील है, ये सब आप याद रखिएगा कि ग्रेड ऑफ स्टील कौन कौन सा होता है। ठीक, कौन कौन सा होता है फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, M25 M250 माइल स्टील होता है, M450 HYSD बार होता है, MFE 500 होता है। सॉरी, मैंने पहले M बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। फिर आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट कैसा होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग पढ़े थे सोम में, और टॉस में भी कुछ कुछ उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कंक्रीट कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, देखिए ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे में स्ट्रेन है, ऊपर में स्ट्रेट है, और ऐसा ही कंक्रीट का स्ट्रेन कर्व होता है, जहां पर हम पहले लीनियरी इन्वॉल्व होता है, पहले लीनियर गया फिर पैराबोलिक जाता है, पहले लीनियर गया फिर पैराबोलिक जाता है, फिर यहाँ पर स्ट्रेट हो जाता है। ठीक, फिर लीनियर गया फिर पैराबोलिक गया फिर स्ट्रेट हो गया, लीनियर गया पैराबोलिक गया फिर स्ट्रेट हो गया। ठीक, ऐसा ही स्ट्रेट सेक्शन कर्व होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक, कंक्रीट यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कंक्रीट initially behave elastically and later become non-linear before failure। ठीक, हम लोग कंक्रीट कैसा होता है, पहले इलास्टिक होता है कि लचीलापन उसमें होता है, फिर उसके बाद बिकम नॉन लीनियर बिफोर फेलियर फेलियर से पहले, टूटने से पहले वो नॉन लीनियर हो जाता है।
पहले पहले क्या करेगा, धीरे 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 इलास्टिक होगा, धीरे 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 मुड़ेगा। जो जो बीम होता है, अगर कोई ब्रिज है ऐसे करके, ये पहले धीरे 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 नीचे मुड़ेगा, इसका ऊपर का भाग, नीचे का भाग पे कंप्रेशन आएगा, ऊपर के पास पे टेंशन आएगा, धीरे 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 जाके ये मुड़ेगा और फिर इसके बाद नॉन लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर था, पैराबोलिक पैराबोलिक हो जाएगा, फिर पैराबोलिक के बाद वो टूट जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। फिर ये सब इतना तक क्लियर है आप लोग को? और बताइए कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका। आगे चलते हैं कि कंक्रीट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ब्रिटल फेलियर। पहले ही मैंने बताया कि कंक्रीट की विशेषता क्या होती है। विशेषता ये होती है कि एडवांटेज इसमें यह है कि हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसको जब हम टेंशन लोड देते हैं तो वो उसमें वीक होता है, उसमें क्या हो जाता है, ब्रिटल नेचर का फॉलो करने लगता है, ब्रिटल फेलियर ला देता है उसमें। इस कारण कंक्रीट का यूज हम लोग आरसीसी के थ्रू करते हैं, उसमें रेनफोर्स करके हम कंक्रीट का यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम लोग आते हैं कि माइल्ड स्टील क्या होता है, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो ये शो में हम लोग पढ़ने का होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। तो माइल्ड स्टील शो elastic behavior up to yield point, followed by plastic deformation. Steel is ductile and provide bonding before failure. माइल्ड स्टील कैसा होता है, शो करता है इलास्टिक बिहेवियर बिफोर, कहाँ तक, देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर अप टू इल्ड पॉइंट तक वो इलास्टिक दिखाता है, उसके बाद प्लास्टिक होता है, उसके बाद डिफॉर्मेशन उसमें आता है, उसके बाद उसका क्या होता है, वो डक्टाइल नेचर से टूट जाता है माइल्ड स्टील पे। यहाँ देखिए ये माइल्ड स्टील का डायग्राम है। पहले ये स्टेट गया अप टू ए तक, फिर बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, सी से डी, डी से ई से ई, एफ, एफ से जी। जी पॉइंट इज फ्रैक्चर पॉइंट, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ओ ए पॉइंट इज लीनियर कर्व। फिर ए प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, जिसको हम प्रोपोर्शनली लिमिट होता है, यहाँ पर से ही यहाँ तक ही प्रोपोर्शनल लिमिट बोलता है ना। और बी तक इलास्टिक लिमिट हो गया, सी तक अपर इल्ड पॉइंट हो गया, डी तक लोअर लोअर इल्ड पॉइंट हो गया, डी क्या है, प्लास्टिक रीजन है। ये क्या है, ये जो रीजन है प्लास्टिक रीजन, इसमें क्या हो रहा है, जब डिफॉर्मेशन हो रहा है तो फिर ये अपने शेप में नहीं आ रहा है। इधर क्या इलास्टिक रीजन होता है, इधर क्या है प्लास्टिक रीजन है। फिर स्ट्रेन हार्डिंग, ये क्या है, स्ट्रेन हार्डिंग रीजन है, ये जो रीजन है स्ट्रेन हार्डिंग रीजन है। फिर एफ जी हो गया निकलिंग रीजन। फिर एफ के बाद अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और जी है फ्रैक्चर पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आप रिवीजन कीजिए थोड़ा सा, आगे हम लोग कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।